घरेलू मामला था जिस पर एक घरेलू खातून अपनी जान से हाथ धो बैठती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं थे। तीन भाई एक ही घर में रहते हैं तो उसमें मुआशी अदम तवाज़ुन भी है। आयशा यासीन थी, वो अपने खामन के रवैये से मुतमिन नहीं थी और खामन भी उसके रवैये से मुतमिन नहीं था। अगर हम मुलजिम की बात करें तो आपने अरेस्ट कैसे किया, क्या वो मौके से फरार हो गया था? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, फैसलाबाद में आए रोज एक ऐसा वाकया सामने आता है जो कि दिल को दहला देता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस वाकये की तो ये घरेलू मामला था जिस पर एक घरेलू खातून अपनी जान से हाथ धो बैठती है। जब हम डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके ऊपर जो लिखा आता है वो खानदान के लिए बड़ा तशवीशनाक था, जिसमें यह बताया जाता है कि जो डेथ है वो किसी जहर की वजह से हुई है। तो शक की बिना पर शोहर को उठा लिया जाता है क्योंकि इससे पहले वहां पर घरेलू झगड़े भी काफी देखने को मिलते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, असलम साबरी साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर ये मामला क्या था, क्या ये वाकई एक खुदकुशी थी, कत्ल था या एक हादसाती मौत थी या एक कुदरती मौत थी। सर बताइएगा कि मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। ये 22 जुलाई 2025 को कि शाम के वक्त इतला मिलती है रेस्क्यू 15 पे कि एक औरत की जहर खुरानी की वजह से डेथ हो गई है और वो अलाइडा हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी मौजूद है। इस पर मैं और साथ दीगर मुलाजमान वहाँ पहुँचे, मेरे अफसरान भी वहाँ तशरीफ़ लाए। उधर मदई ने अप्लीकेशन दी कि मेरी बहन जो है आयशा यासीन को इसके खामद फ़हीम और उसके फ़हीम के भाई नईम और उसकी बहन रुखसाना ने जहर देकर कत्ल कर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद फिर मौका से शहादतें इकट्ठी की गईं। उसके बाद मुलज़िम जो थे वो उनमें से फ़हीम जो उस औरत का खामद है आयशा यासीन का, उसको गिरफ़्तार करके इंटेरोगेट किया गया। मौका पे जाके वहाँ से दरियाफ़त हुई। उसमें जो अब तक के हालात में ये बात सामने आई है वो ये आई है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं थे। 9 माह कबल उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसने वो उसमें उसको वो उम्मीद से भी हुई, लेकिन उसकी ये अल्दाम अल-फरीक के मुताबिक तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक डीएनसी हुई, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डीएनसी करवाई गई। दूसरा, इसमें कुछ 3 भाई एक ही घर में रहते हैं तो उसमें मुआशी अदम तवाज़ुन भी है। एक बड़ा भाई है, वो बाहर रहता है, उसका कमरा वेल फर्निश्ड है और उसकी वो भी सहूलतें ज़्यादा हैं। इस तरह ये एक भाई की शादी नहीं हुई, अलहदा कमरे में रहता है, उसके साथ उसकी बेवा बहन है वो रहता है। और ये जो यासीन अपने की बेटी थी, ये अपने खामद फ़हीम के साथ वहाँ अलहदा से कमरे में रहती थी, लेकिन इनके दरमियान में किसी न किसी बात पे कशीदगी चलती रहती थी। तो अभी ये खामद के रवैये से की वजह से, फ़हीम के रवैये की वजह से ये वाक़या जो है रूनुमा हुआ है। तो मज़ीद इसमें अभी तफ्तीश कर रहे हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो अभी काज ऑफ डेथ जो है वो डॉक्टर साहब ने डिटरमिन नहीं की। उन्होंने कुछ सैंपल वगैरह दिए हैं जो अभी पीएफएस से जमा करवाए गए हैं। तो काज ऑफ डेथ जो है वो डिक्लेयर होगी पीएफएस से रिपोर्ट आने के बाद। सरेदस्त जो इनकी जो दरियाफ्त हुई है, इंटेरोगेशन हुई है मुल्ज़मान से, उसमें यही पाया गया है कि जो आयशा यासीन थी वो अपने खामन के रवैये से मुतमिन नहीं थी और खामद भी उसके रवैये से मुतमिन नहीं था। कुछ घरेलू मामला होते हैं जो मंजर आम पे नहीं भी आते, तो उनकी वजह से वो स्ट्रेस में रहती थी। तो उसको स्ट्रेस में लाने का बायस जो है वो उसका खामद है और यही ये इस उसके खामद के रवैये की वजह से ही ये वक़ूआ रूनुमा हुआ है। तो मज़ीद इसमें अभी तफ्तीश कर रहे हैं। सर अगर हम FIR 10/34/25 की बात करें तो उसमें दफात कौन कौन से लगाई गई हैं? अगर तो वो फ़हीम मुल्ज़िम करार पाता है तो कितनी सज़ा हो सकती है? उसमें यह है कि जो दफ़ात लगी हैं कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक वो 302 है, कत्ल अहमद की है, 337 ये है, जहर खुरानी की है, चौथी है कॉमन इंटेंशन की। लेकिन जब तफ्तीश फाइनल करेंगे उसमें देखेंगे कि ये इसमें से कौन सा जुर्म अट्रैक्ट करता है, कौन सा नहीं करता। इसमें कोई यही एज इट इज़ ही जाएंगे या फिर इसमें कोई हालात तफ्तीश के मुताबिक कोई तब्दीली आती है, ये फाइनली देखा जाएगा आखिर पे रिपोर्ट्स आने पे और ये तफ्तीश फाइनल करते वक्त। अच्छा सर, अगर हम मुल्ज़िम की बात करें तो आपने अरेस्ट कैसे किया? क्या वो मौके से फ़रार हो गया था या वहीं पर मौजूद? इसमें यह था कि मुल्ज़िम को उसके रहायशी इलाका से ही पकड़ा गया है। तो वक़ूआ के बाद ज़ाहिर है जो भी मुल्ज़मान फ़रार हो जाते हैं फिर उनको पकड़ना होता है।
तो उसको पकड़ के अभी रिमांड जिस्मानी पे है, तो उसकी मजीद इंटेरोगेशन भी कर रहे हैं। सर अगर हम इस रिश्ते की बात करें तो उसमें देखा जा सकता है कि अदम बर्दाश्त काफ़ी कम है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे माशरे के लोगों को, नए शादीशुदा जोड़ों को? ये तो पैगाम यही है कि इसमें जो है ना वो इंसान तवक्कल करे, जो कुछ अल्लाह देता है उसकी रज़ा पे राज़ी रहे, और छोटी छोटी बातों पे जब कशीदगी शुरू होती है तो वो फिर आगे मज़ीद बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो नाकाबिल तलाफ़ी होते हैं और उनका वो नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो इंसानों को इंसानों के साथ इंसानों की तरह ही रहना चाहिए, ये बर्दाश्त करना चाहिए दूसरों के रवैयों को, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और दूसरों के जो मामलात हैं उसमें कुछ ज़्यादा मदाखलत नहीं करनी चाहिए, यानी किसी की ज़िंदगी में इस हद तक मुफ़ल नहीं होना चाहिए कि आपकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ख़ात्मे की तरफ ले जाए। तो दूसरी जानिब आखिर में मुझे ये बता दें कि अगर हम मकतूला के भाइयों की बात करें तो उनमें से कुछ भाई मज़दूर भी हैं, तो उनको कैसा पाया आपने? ज़ाहिर है उनके साथ तो जुल्म हुआ है, वो उन्होंने अपनी बहन को पता नहीं किस तरह वो पैसा इकट्ठा करके वो उसका जहेज़ किया, फिर उसकी खुशियों के लिए अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। आगे फिर किस्मत की बात है, वो खुशियाँ जो थी वो खुशियाँ नहीं रहीं, वो गम में तब्दील हो चुकी हैं, तो उनके लिए तो फिर अफ़सोस ही किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, असलम साबरी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस केस के बारे में डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से क्या मामला दरपेश था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है, क्योंकि तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर ही इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके मुलज़िम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।